हेलो एवरीवन, करोजे सर हियर एंड वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी बुक साइंस स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अपलोड किए हुए हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। So, students, today's our topic is chapter 3 properties of natural resources. Okay, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेस होते क्या है? मीन्स ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जो हमें कुदरत से मिलती है, नेचर से मिलती है, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि एयर हमें नेचर से मिलती है, वाटर हमें नेचर से मिलता है, सॉइल हमें नेचर से मिलता है, गैसेस, मिनरल्स। ओके, ये जो सारी चीजें हैं ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। ओके, जो हमें नेचर से मिलती है। सो प्लांट, एनिमल, ऑल आर दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। पर इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे? वो है एयर, वाटर एंड सॉइल। ओके, एयर, वाटर और सॉइल, इन तीन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम डीपली इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में ही आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर? एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है? एंड व्हाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर? और एयर को होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, मतलब हवा में कौन कौन सी गैसेस है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है कि सभी गैस का एक मिश्रण। ओके, जब बहुत सारी गैसेस मिक्स होकर जब एक गैस बनती है तो उसे होमोजीनियस कहा जाता है। आइए इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है। ओके, इन द एयर देयर आर मेजॉरिटी ऑफ कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओके, ये सारी चीजें आपको हवा में मिलेगी। पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर हवा में कोई चीज है तो वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दीज गैसेस कैन नॉट बी रेडिली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। और ये जो गैस है ये एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है, वैसे तो हम सिंपल नाइट्रोजन लैबोरेटरी में बना सकते हैं, सिंपली हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, पर जो हवा में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, डिफरेंशिएट, रेडिली डिफरेंशिएट, एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। एंड द एयर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसलिए इनका जो कंपोजिशन है ये एक जैसा है सभी तरफ। ऑफ दिस गैसेस थ्रू आउट, मतलब ये गैसेस जहां जहां पर होंगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन मिलेगा, मतलब एक मिश्रण मिलेगा। सो हेंस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, और इसी तरह से होमोजीनियस मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अगर मिक्स किए हुए तो ये एक मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, उसके बाद सेकेंड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द वेरियस गैसेस इन एयर? हवा में कौन कौन सी गैसेस है और उनका यूजेस क्या होता है। सो अब यहाँ पर देखिए कुछ गैसेस के हमने नाम निकाल कर रखे आपके लिए। सो हियर द लिस्ट 10 गैसेस एंड देयर यूजेस। ऑक्सीजन, ओके, O2, इसका यूज किसके लिए होता है? मेडिकल में यूज होता है, वेल्डिंग में यूज होता है, ऑक्सीजन लेने में यूज होता है। ओके, नाइट्रोजन फायर में, फायर सस्पेंशन, आग को जलाने में मदद करता है, प्रोविड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ओके, हीलियम, बलून देखा होगा आपने, गुब्बारे में जब गैस भरी जाती है तो गुब्बारा ऊपर उड़ता है तो उसमें हीलियम गैस होती है, ऑर्गन वेल्डिंग के काम में आती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी, ओके, इन सब चीजों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ओके, एसेटलाइन, ये वेल्डिंग के काम में आती है। ये अलग अलग गैसेस है, कुछ गैसेस इसमें से हवा में मिलेगी, कुछ गैसेस हवा में नहीं मिलेगी। ओके, तो ये सब कुछ गैसेस है जिनका मैंने यूज बता दिया। जरूरी नहीं कि ये सारी गैसें हवा में होगी, ये सारी गैसें हवा में नहीं होती, इसमें से कुछ ही हवा में होती है। एसेटलाइन, आर्गन, ओके, ये सारी गैसें एयर में प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, बट गैसेस का यूज था तो वो हमने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, अभी हम एयर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एयर क्या है और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो एयर इज ऑल अराउंड अस, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पास हर तरफ सभी जगह पर एयर है। जैसे कि मान लो एक बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है तो वो भरी हुई है, उसका पानी खाली कर दो। ओके, पानी खाली कर दो
तो उसमें बॉटल खाली हो गई क्या? नहीं, अब वो बॉटल खाली नहीं है, उसके अंदर हवा भरी होती है। अगर इसका एक्सपेरिमेंट अगर आपको देखना है तो खाली बॉटल का आप कैप लगा दो और कैप लगाने के बाद उस बॉटल को प्रेस करो। ओके, वो प्रेस नहीं होगी। क्यों प्रेस नहीं होगी? क्योंकि अंदर कोई तो भी चीज है जो उसे दबाने से रोक रही है। जैसे वाटर हम बॉटल में भर देंगे और कैप लगा देंगे और जोर से दबाएंगे तो बॉटल जो है वो दबेगी नहीं। ओके, क्योंकि वाटर है अंदर। वैसे एयर भी उसे प्रेस होने नहीं देता, मतलब हर खाली जगह पर एयर होती है, इसका मतलब हर जगह हमारे आसपास हवा मौजूद है। वी कैन नॉट सी इट, हम हवा को देख नहीं सकते, yet वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, पर हम हवा के प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। व्हेन इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं हवा अंदर जाती है। एयर इज टेकन थ्रू द नोज। इफ वी ब्लो आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स वी कैन फील द एयर। अगर हम हमारा हाथ सामने रखें और हवा फूके तो हमें हवा फील होंगी हाथ में। तो एयर में एक प्रेशर होता है, इसलिए तो हवा की मदद से कोई भी चीज उड़ सकती है। जैसे कचरा हवाई तो उड़ने लगता है, क्यों? एयर में एक ताकत है, प्रेशर। सो टेक अ स्टिक फ्रॉम बलून और अ पेपर और प्लास्टिक स्ट्रॉ। एक प्लास्टिक, जैसे मान लो ये तो प्लास्टिक स्ट्रॉ है, ये ले लो, या फिर पेपर का एक प्लास्टिक स्ट्रॉ बना लो, या फिर आप कोई पेन ले लो, पेंसिल ले लो, ओके, कुछ भी ले लो। और टाई अ थ्रेड इट इज अ सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट्स रिमेन हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद क्या करना है? इस एक स्ट्रॉ ले लेना है और एक स्ट्रॉ लेने के बाद उसको बीच में से धागा बांधना है। बीच में से आप धागा बांध के लटका दोगे तो आपको ये सीधी दिखाई देगी, क्योंकि हमने सेंटर में रखा है, दोनों तरफ एक जैसा वेट है। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक्टिविटी में समझा देता हूँ, यहाँ पर पूरा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, इसमें क्या करना है, आपको दो दो बलून यहाँ पर बांध देने हैं, ऐसे बलून जो अभी फूले नहीं है। ओके ओके, बिना हवा वाले बलून बांध देने, दोनों सेम बलून बांधोगे तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ जो वेट है इक्वल रहेगा, क्योंकि अभी भी बलून वैसे के वैसे दोनों एक जैसे है। फिर हम क्या करेंगे, एक बलून को इन्फ्लेट कर देंगे। इन्फ्लेट करना मतलब फुलाना, एक बलून को फुला देंगे और एक बलून को वैसे ही रखेंगे। व्हेन ओके, फिर जब वेट करेंगे तो यू विल सी दैट जो बलून फुला हुआ है उस तरफ का जो वेट है वो नीचे डाउन की ओर जा रहा है। ओके, इसका मतलब ये क्या है कि हवा जो होती है, ओके, हवा में वजन होता है, एयर में वजन होता है। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है और इसमें भी वेट होता है। सो देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर, जैसे कि मान लो जैसे ये मोबाइल है मेरे हाथ में, इसका भी एक वजन है, ये पेन है इसका भी एक वजन है, ये पेन है इसका भी एक वजन है, वैसे हवा जो है उसका भी एक वजन है। सो हम ये कह सकते हैं कि एयर जो है उसका मास भी होता है और वेट भी होता है। ओके, सो मास और वेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेट, ऐसा हम कह सकते हैं, या जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा मास, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, पर मास और वेट अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? सिंपल सी बात है, आपका जो शरीर है, मान लो मेरा बॉडी, मेरा वेट जो है 65 केजी है। ओके, मेरी बॉडी केजी को छोड़ दो, मेरी बॉडी इतनी बड़ी है। अब मुझे उठाकर आप चांद पर लेकर जाओ और मेरा वेट करो, मेरा वेट वहां पर कम हो जाएगा। मार्स पर मेरा वेट अगर यहाँ पर 65 तो वहां पे 100 क्रॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जुपिटर पे मतलब जहां जहां पर हम जाएंगे प्लैनेट के अकॉर्डिंग वेट बदलेगा, पर मेरी बॉडी तो वैसे ही रहेगी। तो मास क्या है? मास मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, कितने पार्टिकल्स है, इसको मास कहते हैं। और उसका वजन कितना है, ये तो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि चांद पर हमारा वजन कुछ और होगा और पृथ्वी पर हमारा वजन कुछ और होगा। इसलिए मास और वेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं स्टूडेंट। ओके, दूसरा, ओके, अभी हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ओके, और इसके लिए जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी, लुक इट हियर, इस एक्टिविटी में क्या दिया जरा ध्यान से समझो। ओके, आपको क्या करना है, एक सिरिंज लेना है। एक सिरिंज लेने के बाद, ओके, एक सिरिंज लेने के बाद यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिख रही है इसके अकॉर्डिंग इस होल पर आपको फिंगर प्रेस कर देनी है। ओके, पहले आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी करने से पहले यहाँ पे जो इंजेक्शन है ये होता है इसका होल और इसे कहते हैं पिस्टन। अब आप खुली इंजेक्शन को अगर ऐसे खींचेंगे तो इजीली ये पिस्टन इधर सरक जाएगा और दबाएंगे तो वापस चला भी जाएगा इजीली। बट अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर होल को बंद कर देना है। अब होता क्या है, होता क्या स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए। जब हम इसको बाहर की ओर खींचते हैं, ओके, पानी में डुबाकर इसको बाहर की ओर खींचते तो इसके अंदर वाटर जाता है। अगर मेडिसिन में दवा खींचते तो इसके अंदर मेडिसिन दवाइयाँ इसके अंदर जाती है। पर अगर हम इसको किसी भी चीज में न रखें, खुले हवा में खींचे तो इसके अंदर क्या जाएगी,
एयर, ऑलमोस्ट इसके अंदर एयर ही जाए, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के अंदर एयर जाती है। ओके, जब हम इस पिस्टन को खींचते हैं और जब वापस ढकेलते हैं तो एयर बाहर चली जाती है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फिंगर को हमें प्रेस करके इस होल को क्लोज कर देना है। ओके, अब जब आप इसे खींचेंगे तो अब आपको ऑब्जर्व ये करना है कि आपने इस पिस्टन को जितना इजीली खींच पाया था, जितना इजीली पुल कर पाया था, क्या इसे उतनी ही ताकत लग रही है या ज्यादा ताकत लग रही है? ऑब्वियसली इसे खींचने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, ये पुल होगा नहीं। होगा, होगा तो जरूर, अगर ताकत लगाएंगे तो होगा, पर छोड़ने के बाद ये वापस उसी पोजीशन में नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल खुला हुआ है, यहाँ पर इस पिस्टन को आपने इतना खींचा तो ये इतना ही बाहर रहेगा। ओके, क्योंकि होल क्लोज है और इसके अंदर एयर फिल हो चुकी है। पर अगर आपने यहाँ के इसको बंद कर दिया, ओके, और बंद करने के बाद इसे खींचा, खींचने के बाद आपने इसको यहाँ तक लाया और वापस छोड़ दिया तो वापस ही अपनी पोजीशन ले लेगा। अब ऐसा हुआ क्यों? ओके, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। क्यों ऐसा होता है जरा देखिए। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इन द एयर आर कांस्टेंट इन मोशन। जो गैस के जो मॉलिक्यूल है, ओके, वो हवा में कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक जैसे, सेम, एक समान। ओके, सम दोज मॉलिक्यूल स्ट्राइक अ बॉडी, दे क्रिएट प्रेशर ऑन बॉडी, दिस इज प्रेशर ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो गैसेस है ये बॉडी पर स्ट्राइक करती है और बॉडी पर स्ट्राइक करने के बाद बॉडी के पे एक प्रेशर लगाती है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा पर यह सच है कि आप हमेशा अपने सिर के ऊपर, एक इंसान हमेशा अपने सिर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में 1000 किलोग्राम का वजन लेकर घूमता है। बट ये आपको फील नहीं होगा, हमें फील नहीं होता, क्योंकि इसके बदले में हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, खून का जो फ्लो होता है, वो खून का फ्लो इस वेट को न्यूट्रल कर देता है, पर हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा बना रहता है। ओके, एक पिलर, हमारे ऊपर एक हवा का दाब, वो कहते हैं ना, आपने देखा होगा घड़ी के ऊपर लिखा रहता है कि 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, मतलब पानी में 50 मीटर तक वाटर का रेजिस्टेंस रहेगा। 50 मीटर से ज्यादा नीचे चली गई तो घड़ी के अंदर पानी घुस सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो चीजें पानी के अंदर जितनी ज्यादा नीचे जाएगी पानी का प्रेशर उतना ऊपर बढ़ता जाएगा। क्यों? सपोज ये एक वाटर सोर्सेस है। ओके, यहाँ पर ये वाटर है। ओके, अभी पानी के नीचे आप यहाँ पर है, आप यहाँ पर है पानी के नीचे, आप तैर रहे हैं। ओके, डोंट वरी, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, आप नीचे जाके जैसे जैसे आप तैरते रहेंगे, ओके, आपके लिए ऊपर आना उतना मुश्किल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का इतना सारा वेट आपके बॉडी पर पड़ रहा होगा। ओके, वैसे ही एयर का होता है और उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? सो ऑन पुलिंग द पिस्टन with the inhale hole syringe close, more space become available to the air in the syringe। अगर हम इसको क्लोज करके खींचेंगे तो अंदर बहुत सारी हवा बहुत सारी जगह बच जाएगी और वहां पर कोई भी खाली जगह, मतलब हवा नहीं रहेगी, वो खाली जगह रहेगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा एंड बिकम रेयरफिट। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ एयर इन द सिरिंज इज लोअर, तो सिरिंज में हवा का दाब कम पड़ जाएगा और कंपेरेटिवली द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड एयर इज वेरी हाई। और बाहर जो होगा देखिए, इसको खींचेंगे तो ये खींचेगा तो जरूर, पर इसके अंदर हवा नहीं रहेगी, वैक्यूम हो जाएगा। अब ऊपर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, अंदर में हवा का प्रेशर कम हो गया है। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी पुल आउट पिस्टन इज रिलीज, इट इमीडिएटली पुश इन। जैसे ही हम इसको बाहर की ओर खींचेंगे और छोड़ेंगे, ये अपने आप तुरंत अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से इस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब ये जो एयर प्रेशर है ये सभी तरफ से पड़ता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, एवरीवेयर, सभी तरफ। ओके, फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, लेट मी क्लीन इट। देखो, अगर इसको क्लोज कर देंगे, अगर क्लोज नहीं करें तो खींचने पर पिस्टन को हवा अंदर जाएंगी, तो यहां पर भी हवा है और यहां पर भी हवा है, यहां पर भी हवा है, यहां पर भी हवा है, बाहर भी हवा है, अंदर भी है, तो सब तरफ हवा का प्रेशर बराबर है। ओके,
वैसे ही अब अगर इसको क्लोज कर दे और क्लोज करने के बाद इस पिस्टन को खींचे तो यहां पर भी हवा, यहां पर भी हवा, यहां पर भी एयर है, सब तरफ एयर है, बस इसके अंदर एयर नहीं है। तो इस पर बाहरी हवा का दाब पड़ने लगेगा, एटमॉस्फेरिक एयर का दाब पड़ने लगेगा। और जिस प्रेशर के कारण आप इस पिस्टन को जब बाहर खींचोगे और छोड़ दोगे तो ये अपने आप अंदर घुस जाएगी। Sorry, that is why when a pull out piston release, it immediately pushed in. If this experiment is repeated, ये experiment अगर repeat किया जाए, holding the syringe in different position like vertical, horizontal, incline, this piston is found to go same extent in all case. इस पिस्टन को आप चाहे ऐसा आड़ा रख के ये एक्सपेरिमेंट करें, खड़ा रखकर एक्सपेरिमेंट करें, ओके, नीचे ऐसे नीचे की ओर रख के एक्सपेरिमेंट करें, ऊपर की ओर रख के एक्सपेरिमेंट करें, इधर साइड रख के एक्सपेरिमेंट करें, ओके, कैसे भी इसका डायरेक्शन घुमाएं, ये हमेशा वैसा ही इसके साथ होगा। सो वी कैन इन्फर दैट, इससे हम ये समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, हवा का दाब, ये सभी तरफ एक जैसा होता है। आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, क्या लिखा है, इज देयर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेशर ऑन द मून, क्या मून पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? सो स्टूडेंट्स, मून जो है, मून पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता क्योंकि मून पर हवा नहीं है। मून पर अगर एयर होती तो हम मून पर एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते। ओके, मून पर जो जब कोई जाता है या स्पेस में जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो मास्क लगाते हैं और एक डिवाइस के थ्रू एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं, क्योंकि बिना हवा के हम एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकते, भले ही आप कितने ही जोर से चिल्लाकर क्यों ना कहे। Sorry, do you know? Under ordinary condition, atmospheric pressure at sea level is 1,01,400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। मतलब अगर एक स्क्वायर मीटर, एक मीटर होता कितना है, छोटा सा ही तो होता है, एक स्क्वायर मीटर की जगह, वैसे एक लैपटॉप की स्क्रीन से बड़ा होता है। ओके, एक स्क्वायर मीटर मतलब काफी बड़ा, मतलब लगभग इतना इतना, अब मेरे हाथ आपको दिखाई दे रही है क्या पता नहीं, लगभग इतना इतना एक स्क्वायर मीटर, ऐसा स्क्वायर। ओके, तो एक स्क्वायर मीटर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,01,400 होता है। सो हमारे बॉडी पर भी कितना सारा होगा, है ना, ये एक और इसे कहते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि इसकी खोज न्यूटन ने की थी तो उनके ऑनर में उसको नाम दे दिया गया। इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, और इसका मेजर बैरोमीटर की मदद से किया जाता है। जैसे कि आपको बुखार आता है तो टेम्परेचर थर्मामीटर से गिनते हैं, वैसे ही प्रेशर को गिनने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। एज वी गो हायर अबाउट द सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, जैसे हम सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो हवा का दाब कम कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। अ लिटिल फन, प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ ग्लास filled completely with the water, holding the cardboard firmly in place with the hand, invert the glass quickly, take your hand away from the cardboard, what do you see? आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, इस ग्लास को पानी से सबसे पहले भर देना है। ओके, भरने के बाद इस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख देना है, कार्डबोर्ड से इस ग्लास को ढक देना है, ऐसा कार्डबोर्ड जो काफी चिकना हो, ओके, रफ सरफेस वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है, अपनी हथेली लेनी है, ओके, अपनी हथेली में ग्लास को उल्टा कर देना है, ये इस तरह से रहेगा, ये ग्लास रहेगा, ओके, इस तरह से रहेगा, आपको उल्टा कर देना है। ओके, ग्लास में पानी रहेगा। अब ये कार्डबोर्ड ग्लास के ऊपर लगा हुआ है इसलिए पानी नीचे नहीं गिरेगा, बाद में धीरे से आपको हाथ हटा देना है, यू विल सी दैट कि कार्डबोर्ड ग्लास से चिपक जाएगा और पानी नीचे नहीं गिरेगा। वो इसलिए है, दिस इज द अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एक चीज नीचे ढकेल रही है तो एक चीज ऊपर ढकेल रही है। पानी कार्डबोर्ड को नीचे ढकेल रहा है गिरने के लिए, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्डबोर्ड को ऊपर ढकेल रहा है, जिससे कार्डबोर्ड ये संतुलित है, मतलब बैलेंस्ड है। वैसे ही हम भी बैलेंस है, हमारे ऊपर 1000 किलोग्राम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बाद भी हमको वो फील नहीं होता। सो ग्रेट साइंटिस्ट इन 1762,
स्वेदिश एक देश है, वहां के रहने वाले साइंटिस्ट, जैसे इंडिया के इंडियन साइंटिस्ट, वैसे स्वेदिश के स्वेदिश साइंटिस्ट डैनियल बैरोली पुट फोर्थ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। मतलब जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, वाइल द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीज। और एयर का प्रेशर अगर बढ़ गया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब एयर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इफ बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर, मान लो अगर कोई चीज हवा में उड़ रही है, द एयर प्रेशर डिक्रीज perpendicular to the direction of the motion, and then air in surrounding flow rapidly for the higher pressure the lower pressure। मतलब देखिए, मान लो अगर कोई चीज, कोई कागज हवा में उड़ रहा है, हवा का प्रेशर है इसलिए हवा में उड़ रहा है, ओके। तो हवा में उड़ रहा है तो हवा का प्रेशर है, ये उड़ रहा है मतलब ये मोशन में है। अब मोशन में है मतलब स्पीड में है, स्पीड में मतलब गति में, और स्पीड गति को एक लैंग्वेज में वेलोसिटी भी कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में। वेलोसिटी यानी भी स्पीड होती है और स्पीड यानी भी स्पीड होती है, ओके। तो ये वेलोसिटी है, हवा के साथ ये भी उड़ रहा है। तो जब ये उड़ रहा होगा तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और जैसे ही हवा कम हो जाएगी इसका उड़ना बंद हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर बढ़ जाएगा और ये धड़ से नीचे गिर जाएगा। सेम एज ए हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन। जब एरोप्लेन स्पीड में होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर कम हो जाता है, इसलिए वो इजीली उड़ पाता है। अब आप क्या कीजिए, एरोप्लेन का इंजन ऊपर में ही बंद कर देंगे और उसकी स्पीड तुरंत जीरो कर देंगे, तो क्या होगा, प्लेन सीधे नीचे। किस कारण, क्योंकि उस पर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ऊपर से गिरेगा, नीचे दबाव, तो वो सीधा नीचे दबा दिया जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे ये एरोप्लेन उड़ रहा है, ओके, ये एरोप्लेन उड़ रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर ऐसा आएगा, सीधा सीधा मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, ओके। नाउ नेक्स्ट, टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप। अब यहां पर और कुछ एक्टिविटी है। यहां पर क्या करना है, कुछ वाटर लेना है प्लास्टिक कप में, प्लास्टिक कप में एक पानी ले लेना है, या फिर ग्लास कप में वाटर ले लो और एक स्ट्रॉ ले लो। स्ट्रॉ लेने के बाद आपको क्या करना है, इस पर जोर से फूकना है, जोर से फूकना है। आप जैसे जोर से फूकेंगे, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या करो, इसके अंदर जैसे ये जो देखो, ये क्या है, वाटर है। आप सबसे पहले यहां से पानी खींचो, यहां से पहले पानी खींचो। पानी खींचोगे तो यहां पर भी पानी आएगा, स्ट्रॉ में भी पानी आएगा, आपके माउथ में भी पानी आ जाएगा। उस पानी को यही भरे रहने दो। उसके बाद जोर से फूको, जोर से फूकोगे तो ये पूरा पानी बाहर आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो हवा भरी है, इसके अंदर जो हवा आएगी आपके माउथ से निकली, वो एयर भी इसके अंदर आ जाएगी, ओके। और ये स्ट्रॉ पूरा खाली हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तुरंत स्ट्रॉ रिलीज कर देना है, तुरंत तुरंत रिलीज मतलब आपका माउथ यहां से हटा देना है, तुरंत यहां से माउथ आपको हटा देना है, ओके। और जैसे ही आप यहां से माउथ हटाओगे, यू विल सी दैट एक फाउंटेन यहां से आएगा। या फिर आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉ लेना है और दूसरे स्ट्रॉ की मदद से इसमें फूकना है, ओके। तो जैसे ही हवा नीचे जाएगी तो यहां पर प्रेशर बनाएंगी, और ये प्रेशर वापस नीचे आएगा और यहां से वापस देगा, मतलब जिधर से आएगा उधर से ही वापस नीचे ऊपर देगा। तो यहां से वाटर फाउंटेन आपको शो होगा। सो ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ, द एयर एट इट्स ओपन एंड पुश अवे and hence pressure of air at opening goes down, okay। प्रेशर जो होगा वो नीचे जाएगा। as the pressure of the air near the upper end erect straw become less than atmospheric pressure, the water in the cup pushed from where the pressure is higher to where the pressure is lower। तो जहां से प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर लोअर प्रेशर तरफ फ्लो होता है, मतलब प्रेशर हाई प्रेशर लोअर की तरफ जाता है। हाई जहां पे हाई प्रेशर होगा तो वो फ्लो किधर होगा, जिधर लोअर प्रेशर है। तो आप पूरी ताकत से स्ट्रॉ का फूक दोगे यहाँ पर, स्ट्रॉ को फूक दोगे यहाँ पर, तो पूरा प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और जैसे ही आप हटा दोगे, ओके, ताकत यहाँ से हटा देंगे, आपका माउथ हटा देंगे या फिर फूकना रोक देंगे, तो ये जो प्रेशर यहाँ जनरेट हुआ है ये वापस देगा और सीधा वाटर फाउंटेन बना देगा और यहाँ से पानी फेंक देगा बाहर, ओके। सो ये है प्रेशर जो होता है हायर से लोअर की ओर फ्लो होता है। सो दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन। जो वाटर है वो फाउंटेन के रूप में बाहर आएगा। द मोर फोर्सफुली यू ब्लो
द हाइयर विल बी फाउंटेन। आप जितने जोर से फूकोगे उतना ज्यादा माउंटेन ऊपर आएगा। दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क्स बाय द बेरोली प्रिंसिपल। ये जो स्वेदिश प्रिंसिपल थे, ओके, बेरोली प्रिंसिपल्स, ओके, बेरोली जो साइंटिस्ट है, ओके, उन पर उन्होंने इसकी खोज की थी। स्वेडिश साइंटिस्ट डैनियल सर ने इनकी खोज की थी और उनके सरनेम पर इस प्रिंसिपल का नाम दिया गया बेर्नौली प्रिंसिपल, ओके, बेर्नौली का सिद्धांत, ऐसा हम कहते हैं। उसके बाद से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑन प्रेशर ऑफ एयर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हवा के दाब पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, विंटर में टेम्परेचर कम होता है, हवा ठंडी होती है, बाहर ठंड लगती है। गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, हवा गर्म होती है। अब ये टेम्परेचर का फर्क होने से हवा पर क्या प्रेशर पड़ता है वो देखिए। व्हेन 1 मिनट, when the temperature increase, the molecule present in the air become more active and collide with each other। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे से टकराने लगते हैं, दस क्रिएटिंग मोर प्रेशर, जिससे हवा का दाब बहुत बढ़ता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एयर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एयर प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए तो गर्मी के दिनों में हम धूप में जब बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी थक जाती है, ओके, वो इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण हमें ऐसा, मतलब हमारी बॉडी ज़्यादा इसलिए थक जाती है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम कुछ बोझ लेके चल रहे हैं। सो वी फील थर्स्टी, जल्दी भूखा प्यासा हमें जल्दी फील होता है। हम ज़्यादा चल नहीं पाते और कम चलने पर भी हम थक जाते हैं। दैट इज, ये धूप के कारण नहीं होता, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, when there exists difference in air presence at two different places, the air starts flowing from one place to the higher, flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure। देखो, जब when there exists difference इन द एयर प्रेशर दो अलग अलग जगह पर है, एट द टू डिफरेंट प्लेसेस, दो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का प्रेशर है। द एयर स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम प्लेस हायर प्रेशर टू द प्लेस लोअर प्रेशर। मतलब हवा जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर बहती है। कोई भी चीज, जैसे पानी अगर ऊपर है तो नीचे ही बहेगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर ऊपर जैसे मान लो घर के ऊपर टैंक रखी है और यहाँ से पाइपलाइन फिटिंग की है, तो यहाँ पर आप नल चलाओगे तो पानी यहाँ पर आएगा। पर अगर आपने पाइपलाइन ऊपर फिट की है, टंकी यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप नल भी खोलोगे तो पानी नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करती है, हाई टू लो, हाई टू लो, ओके, H2L, हाई टू लो। समझ में आया? तो वैसे ही जो एयर भी होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। समझ में आया? और इसलिए जो हवा होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। एट सच टाइम वी फील ब्रेज और वाइंड ब्लोइंग, और इसलिए हमें बहती हुई हवा महसूस होती है, क्योंकि हवा बह रही होती है हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, और ये इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें महसूस होंगी। सो दस वाइंड आर एन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इन एयर प्रेशर। और वाइंड जो है, हवा क्या है? हवा के दाब का एक प्रभाव, एयर प्रेशर का एक प्रभाव है, एयर प्रेशर का एक इफेक्ट है। हवा का बहना एक हवा के प्रेशर का इफेक्ट है। ओके, नाउ यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन लेसन कॉल्ड विंड्स। और आप इसके बारे में ज्योग्राफी में आपको जो एक लेसन दिया गया वाइंड करके, वाइंड्स, विंड्स, एयर, ओके, हवा, वहां पर आप पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद लुक हियर, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या कहती है? टेक आइस क्यूब इन अ ग्लास अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट। आपको क्या करना है? आइस क्यूब लेना है ग्लास में, ओके, और आइस क्यूब क्या लेना है? मतलब आधे से ज्यादा ले लेना है। नाउ ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन, हाउ डिड वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। जब आप देखोगे कि
जैसे आप या तो बर्फ लो या ठंडा पानी लो। जनरली हम ठंडा पानी भी लेते हैं गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में या विंटर के दिनों में। कभी भी आप ग्लास में जब ठंडा पानी लेते हो, ठंडा पानी लेने के बाद आप देखोगे कि इसके आसपास पानी की बूंदें जम जाती है। ओके, इसके आसपास पानी की बूंदें जम जाती है। ठंडे ग्लास को, जिसके अंदर बर्फ वाला ठंडा पानी है, उस ग्लास को अगर आप पेपर के ऊपर रखोगे तो आप देखोगे पेपर नीचे से गीला हो जाता है। क्यों? क्या इसके अंदर कोई लीकेज है, छेद है जो पानी बाहर आता है? नहीं। क्या होता है पता है? ये जो वाटर है, ओके, ये जो ग्लास है ये काफी कूल है, ठंडा है, और सभी तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा है, और हवा में पानी की बूंदें हमेशा होती है वाटर वेपर के रूप में। तो जैसे ही ये हवा इस ग्लास को टकराती है, टकराते ही ठंडे ग्लास को टकराने से गर्म हवा ठंडी हो जाती है। तो गर्म हवा ठंडी होती है तो वाटर की जो वेपर है वो भी गर्म होती है, वो भी ठंडी हो जाती है, और ठंडी होती है वो कंडेंस हो जाती है और पानी में बदल जाती है। तो बाहर हवा में जो मौजूद पानी होता है वो हमें बाहर ग्लास में बूंद के रूप में नजर आता है। समझ में आया? So due to this ice cube in a glass, air in our surrounding glass cool down. आसपास की जो हवा होती है इस ठंडे ग्लास के कारण वो ठंडी हो जाती है। एज अ वाटर वेपर इन देयर एयर कूल्स डाउन, और वाटर वेपर तुरंत ठंडी हो जाती है। इट कंडेंसेस, कंडेंस मतलब पानी का भाप से, मतलब भाप से पानी बनना, उसको कंडेंस होना कहते हैं। एंड गेट ट्रांसमिटेड इनटू वाटर, तुरंत कंडेंस होकर वो पानी में बदल जाती है। ईट दिस वाटर दैट कलेक्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, और इसलिए ग्लास के आउटर सरफेस में पानी जमा हो जाता है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट प्लेसेस। ह्यूमिडिटी अलग जगह पर अलग अलग होती है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या? ह्यूमिडिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। हवा में कितना पानी है, हवा में कितना पानी है, दैट इज अ ह्यूमिडिटी। जैसे मुंबई तरफ अगर हम जाएंगे, समुद्र इलाका है, और समुद्र इलाका होने के कारण वहां पे वाटर वेपर कंटिन्यूसली निकलती रहती सूरज की धूप से। बहुत सारी वाटर वेपर कंटिन्यू निकलने की वजह से वहां की हवा में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, और इसलिए वहां पर ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी आपको चिपचिपा फील कराएगी, चिड़चिड़ा फील कराएगी। ओके, आप कितने भी कोशिश कर लो, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब बारिश होती है, बारिश जब शुरू होती है, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, ओके, जैसे ही बारिश शुरू होती है, ओके, बारिश शुरू होती है तो पहली पहली बारिश में हम देखेंगे कि बहुत सारी वाटर वेपर जमीन से गरम गरम भाप निकलने लगती है। ऐसे में हमारे घर में कूलर भी काम नहीं करता। ओके, ये क्या होता है? ह्यूमिडिटी के कारण होता है। पानी में अगर पानी की मात्रा हवा में ज्यादा हो गई तो हमें चिपचिपा फील कराएंगे। ओके, सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल आल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर ह्यूमिडिटी लेवल बदलते रहता है। विंटर में अलग होता है, समर में अलग होता है, रेनी सीजन में अलग होता है। ड्यूरिंग द पीरियड सिंगल डे, हर दिन। ओके, सो द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है? A level of humidity of air of determined by capacity of hold water vapor। मतलब हवा ने कितना वाटर वेपर अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। ड्यूरिंग द नाइट और एट डाउन, नाइट मतलब रात, डाउन मतलब सुबह। ओके, तो रात के समय और सुबह के समय व्हेन टेम्परेचर इज फॉर एयर इज लो, टेम्परेचर कम होता है, इट इज कैपेसिटी टू होल्ड द वेपर इज लेस, तो वो पानी को कम पकड़ पाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। एज सच टाइम एक्सीज्ड वेपर इज ट्रांसफर, इसलिए ज्यादा वेपर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए आपको मतलब ठंडी के समय में क्या होता है? टेम्परेचर पहले से ही कम होता है। टेम्परेचर पहले से ही कम होने के कारण हवा पहले ही नम होती है, और नम हवा ज्यादा पानी को, ज्यादा वाटर वेपर को कलेक्ट करके नहीं रख सकती। इसलिए ठंडी के दिनों में आपको जिधर उधर सुबह सुबह ओस गिरी हुई दिखती है या पानी की बूंदें पत्तियों पर नजर आती है, वो इसलिए होता है। समर में ऐसा क्यों नहीं होता? समर में तो ज्यादा पानी भाप बनता है, ज्यादा वेपर बनता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। तो उस समय आपको ओस नहीं दिखाई देंगी, पानी की बूंदें पत्तों पर नहीं दिखाई देंगी सुबह सुबह, वो इसलिए क्योंकि गर्म हवा ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है। सो इनटू वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज व्हाट वी कॉल ड्यू, और इसी को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है,
इसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है, ड्यू पॉइंट। ओके, देखो हवा के बारे में हमने क्या समझा है अभी। हवा हर जगह मौजूद होती है, हवा में पानी भी होता है, हवा में कितना पानी है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। और साथ ही हवा, कौन सी हवा, ठंडी हवा या गर्म हवा, कौन सी हवा कितने ज्यादा वाटर वेपर को पकड़ के रख सकती है। ओके, और पकड़ के रखने के बाद अगर वाटर ज्यादा हो गया, हवा में अगर पानी ज्यादा हो गया तो ज्यादा होने के बाद वो पानी रिलीज हो जाता है और कोहरा बन के, ओके, कोहरा निकलता है ना, कोहरा बन के पत्तियों पर गिरता है। तो जब वो कोहरा बनता है वो किस पॉइंट पर बन रहा है, इस पॉइंट को ड्यू पॉइंट कहा जाता है, ड्यू पॉइंट ऑफ एयर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ ये जो छोटी छोटी चीजें जो नई नई आपके सामने नजर आ रही है, आप इनको भी ध्यान में रखिए क्योंकि इसके ऊपर आप बहुत डिटेल में और आगे पढ़ने वाले हैं। इन द आफ्टरनून when temperature of the air is high, the capacity of air to hold at moisture also increase। देखो दोपहर में क्या होता है, when temperature of the air high, हवा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि दोपहर में गर्म होता है, सूरज होता है। ओके, the capacity of air hold more moisture also increase। तो हवा जो है वो ज्यादा मॉइस्चर इंक्रीज करती है, बहुत सारा मॉइस्चर पकड़ के रख सकती है, बहुत सारा पानी होल्ड करके रख सकती है क्योंकि हवा गर्म होती है। देन compared to its full capacity of hold water, the proportion of moisture in the air is less, we feel that dry is air। so क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण हवा बहुत ज्यादा गर्म, वेपर से भी ज्यादा, मतलब उसकी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारा वेपर को पकड़ के रख सकती है, पर जितना वेपर नहीं निकलता उससे ज्यादा वो गर्म होती है। मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी, मतलब जितनी वेपर नहीं निकलती, जितनी वेपर निकलती उससे भी ज्यादा वेपर को वो एब्जॉर्ब करके रख सकती है, उसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है, पर उतनी वेपर उसे मिलती ही नहीं है, जिसके कारण हवा ड्राई है, शुष्क है, हवा शुष्क है, सूखी हवा है, ये हमें फील होता है। और ये फीलिंग आपको मुंबई में नहीं आएगी क्योंकि वहां पर समंदर है, बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूअसली वाटर वेपर निकलते रहता है और वहां पर बहुत चिपचिपाहट, ह्यूमिडिटी होती है और इसलिए वहां पर कूलर काम नहीं करते। एक ही उपाय है एसी। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून एंड इन कोस्टल एरिया। जो द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का जो प्रोपोर्शन होता है मानसून में, जो कोस्टल रीजन होता है मतलब समुद्री इलाका, वहां पर सबसे ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट वी फील डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी, मतलब हमें डैम्पनेस मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट फील होती है। इन समर वेट क्लॉथ ड्राई क्विकली, गर्मी में गीले कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बट इन रेन दे डू नॉट, पर बारिश में ऐसा नहीं होता। वाई इज दिस सो? वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो जो एयर है वो वाटर वेपर को अपनी तरफ सोख नहीं सकती। गर्मी में क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है इसलिए वो ज्यादा हवा में, हवा ज्यादा पानी सोख लेती है, तो आपके कपड़ों में जितना पानी है वो भी सोख लेती है, भली धूप कम हो या ज्यादा हो गर्मी के समय में। पर विंटर में या बारिश में तेज धूप भी होंगी तो भी आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि हवा आपके कपड़ों से निकलती हुए भाप को, उस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब उतनी ज्यादा नहीं कर पाती। सो दिस इज रीजन कि रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। डीप एंड अनक्रूड इन्वर्टेड एम्प्टी बॉटल इन अ स्लैंटिंग पोजिशन इनटू द वाटर एंड वाइड कंटेनर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या करना है, एक खाली बॉटल उल्टी पानी में डाल देनी है। यू विल सी दैट पानी इसके अंदर जाएगा धीरे धीरे और ये बबल्स बाहर आएंगे। ओके, और जब तक ये पूरा पानी नहीं बहेगा, पूरा अगर पानी, अगर इसमें कम गया है, हवा इसमें है, तो ये बॉटल वापस ऊपर आएगी और जब तक पूरा पानी नहीं भरेगा इसके अंदर ये डूबेगी नहीं। सो व्हाट चेंज टेक प्लेस इन अ बलून ऑन फिलिंग एयर इन इट? जब हम बलून को देखो इस बॉटल को, इस बॉटल को पानी के साथ पूरा भर देंगे, प्लास्टिक बॉटल, कांच वाली नहीं है, पानी के साथ पूरा भर देंगे। पूरा भरने के बाद ये यहाँ पे ऊपर में आधी पानी पे डूबी हुई रहेगी और आधी बाहर रहेगी और आधी अंदर रहेगी और पानी में तैरती रहेगी। अगर इस बॉटल को पूरा पैक कर दे, इसमें एक भी बूंद पानी ना जाने दे, तो ये पानी के अंदर डूबेंगी ही नहीं।
ये पूरी तरह से बाहर तैरती हुई रहेगी, पूरी तरह से बाहर तैरती हुई। ओके, जब पूरी भर जाएगी तो आधी बाहर आधी ऊपर। ऐसा क्यों होता है? बलून, खाली बलून आप नीचे फेंक दो, गिर जाएगा, नीचे पड़ा रहेगा। उसी बलून को आप फुलाओ तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ज्यादातर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो वी कैन टू नो फ्रॉम दिस एक्टिविटी अबाउट दैट एयर हैज प्रॉपर्टीज लाइक ऑक्यूपाइंग स्पेस। तो एयर की भी एक प्रॉपर्टी है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है। अब ये क्या होगा, जब हम बलून को फुलाएंगे तो बलून के अंदर हवा आ जाएगी, मतलब उस बलून ने उतनी हवा को पकड़ के रखा है। ये बॉटल जब इसके अंदर हम डुबाएंगे तो इसमें से बबल्स बाहर आएंगे, इसमें से बबल्स बाहर आएंगे। बबल्स बाहर आए मतलब क्या हुआ कि ये बॉटल पहले खाली नहीं थी, इस बॉटल के अंदर हवा भरी हुई थी। अब ये हवा भरी हुई है, अब जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा तो हवा बाहर आएगी। देखो, एक चीज खाली होगी तो ही दूसरी चीज भरेगी। ओके, तो हवा बाहर आएगी तो पानी अंदर जाएगा और फिर ये बबल्स बन के बाहर आएगा। इससे हम ये समझ देते हैं एक्टिविटी से कि दैट एयर हैज अ प्रॉपर्टीज लाइक ऑक्यूपिंग स्पेस, मतलब हवा भी अपनी एक जगह बनाती है। हैविंग अ सर्टन वॉल्यूम, हैविंग अ मास एंड वेट, उसका भी एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब उसने कितनी जगह घेर के रखी है। मास मतलब उसमें कितना पार्टिकल है। वेट मतलब वो कितनी भारी है। ओके, ये तीनों चीजें भी हवा में होती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी फाइन पार्टिकल ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। हवा क्या है? हवा मिक्सचर है किसका? पार्टिकल्स का। कौन कौन से? गैसियस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल एंड मॉइस्चर। इन सबको मिलाकर हवा बनती है, मतलब ये सब हवा में मिला हुआ है। व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन दिस माइन्यूट पार्टिकल, जब इन छोटे छोटे पार्टिकल पर लाइट की किरणें पड़ती है, द पार्टिकल स्प्रेड द लाइट, वो जो पार्टिकल है वो लाइट को पूरी डायरेक्शन में फैला देते हैं। दिस इज नेचुरल फेनोमेनन कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसे ये नेचुरली होता है, इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब लाइट का चारों तरफ फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, जरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप एक बल्ब लीजिए, उस बल्ब को एक बांस में बांधिए और उस बांस को ले जाकर किसी मैदान में गड़ाइए और वहां पे आप बल्ब जलाइए, बल्ब के नीचे बैठिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके बुक के ऊपर बल्ब की कितनी लाइट पड़ती है। क्या ये प्रकाश आपके लिए, आप अच्छा पावरफुल बल्ब लीजिए। ओके, आपके घर में जो, आपके रूम में जो बल्ब लगा है, जिस बल्ब को आप चालू करके स्टडी करते हैं, वो बल्ब आप लीजिए और उसको खुले मैदान में एक बांस गड़ाकर जलाइए और उसके नीचे बैठिए पढ़ने के लिए। यू विल सी दैट आपको दिखेगा कि आपको बुक के ऊपर कम लाइट मिल रही है। अब उसी बल्ब को आप जब रूम में लगाओगे तो आपको लगेगा कि बुक के ऊपर अब ज्यादा लाइट मिल रही है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लो ये एक कमरा है, इसके अंदर एक बल्ब ग्लो हो रहा है, तो ये लाइट इस दीवार पर जाएगी, इधर आएगी, इस दीवार पर जाएगी, इधर आएगी, हर जगह तरह से रिफ्लेक्ट होगी, जहां जहां टकराएगी वहां वहां से रिफ्लेक्ट होती है। वैसे ही ये जो लाइट है, ये उड़ते हुए जो धूल मिट्टी में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उस पर भी टकराती है। ओके, स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक करने के बाद वो इधर उधर फैल जाती है, जिसे लाइट का स्कैटरिंग होना कहते हैं, लाइट का फैलना कहते हैं। ओके, नाउ टेम्परेचर रेगुलेशन, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ओके, और ये बाकी अभी बहुत सारा पार्ट हमारा बच चुका है। सो 1 मिनट। सो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर रेगुलेशन ये एक नया टॉपिक है। ओके, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टॉपिक अभी काफी बड़ा हो चुका है, लगभग 43-44 मतलब 45 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। ओके, काफी बड़ा ये लेक्चर हो चुका है, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहे हैं। इसके नेक्स्ट यहाँ से, मतलब आपको स्क्रीन में ऊपर दिख रहा है कि क्लास 7 साइंस लेक्चर 1 दिख रहा है। ओके, इसका दूसरा लेक्चर 2 में इसका आगे का पार्ट आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वो पार्ट नहीं दिख रहा होगा कहीं पर तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ये जो सेकंड पार्ट है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाना आपके लिए यूजफुल है, मैं जो कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और जिस तरह से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।